सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 73 जो कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं वह है भारत, आकार और स्थिति। आपको तो याद है ना कि छुट्टियों से पहले हमने इसी पाठ के 1 अंक के प्रश्नों की पुनरावृत्ति की थी। आज हम इस पाठ के 3 और 5 अंक वाले प्रश्न तथा स्रोत आधारित प्रश्न जो कि 4 अंकों का आएगा उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार तो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य है। तो इसको आप जरूर अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में अवश्य आता है। फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख याम्योत्तर के रूप में क्यों चुना गया। देखिए, याम्योत्तर का मतलब होता है वो देशांतर रेखा जिस पर किसी देश का समय निर्धारित किया जाता है। उसको हम उस देश की मानक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं या याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो पेपर में तो आपको याम्योत्तर लिखा आएगा या मानक मध्याह्न रेखा लिखा आएगा। तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा के रूप में इसी रेखा को क्यों चुना गया, तो देखते हैं उसके कारण। देखिए, इसके कारण है, पहला कारण तो ये कि देखिए सभी देशों में समय की असमानता को दूर करने के लिए अपना अपना स्थानीय समय होता है। क्योंकि आपको पता है एक देश बहुत बड़ा होता है, उसके एक छोर से दूसरे छोर में जाने पर जो सूर्योदय की स्थिति होती है उसमें परिवर्तन होता है, इसलिए टाइम में भी बहुत चेंज मिलेगा। तो अगर हमें अपने ही देश में बार बार हर जगह जाने पर टाइम सेट करना पड़े तो ये तो बहुत मुश्किल होगी ना। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया जाता है कि याम्योत्तर रेखा को चुना जाता है। दूसरा, भारत एक विशाल देश है जो पूर्व से पश्चिम में 30 डिग्री देशांतर तक फैला है। देखिए, अभी ऊपर हमने ये समझा है कि जो देशांतर है भारत का देशांतरीय विस्तार वो 68 डिग्री से 97 डिग्री और इसके बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाएं आती हैं और प्रत्येक देशांतर यानी जो जितनी भी 30 डिग्री तक वो रेखाएं हैं वो हमें अलग अलग स्थानीय समय देती हैं। तो हर देशांतर पर समय अलग हो जाएगा, तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए विभिन्न जगहों पर अलग अलग स्थानीय समय की गड़बड़ी को दूर करने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को ही भारत का मानक याम्योत्तर रेखा माना गया। क्योंकि देखिए, इन दोनों के 68 और 97 के बीच 30 है, तो 30 का आधा हुआ 15, तो 15 पे लगभग यही देशांतर रेखा आती है, इसलिए इसे मानक याम्योत्तर रेखा माना गया। और इस देशांतर के स्थानीय समय को संपूर्ण देश में भारतीय मानक समय माना जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, 3 और 5 अंकों के प्रश्न है ना, इसलिए आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसलिए हमने लिखा भी उसको पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है कि भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए, भारत की जो भूमि की सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में कौन से देश के साथ लगी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में चीन और तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता है और बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं। फिर इसी तरह दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता भी है जिसे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहते हैं। फिर मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो इस तरह से ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। आप इन्हें दिशाओं के अनुसार याद करेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, पॉइंट वाइज ही लिखना है आपको, याद रखिएगा। भारत के द्वीप मुख्य भूमि के दोनों ओर समुद्र में अनेक द्वीप हैं। देखिए,
भारत के द्वीप, ये यहाँ पर हम ये इसकी हेडिंग है। मुख्य भूमि के यानी भारत भूमि के दोनों ओर समुद्र में अनेक द्वीप हैं। द्वीपों का एक समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और दूसरा द्वीप समूह केरल के मलाबार तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में है। जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह है उसको तो हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, जबकि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। अब ये है 5 अंकों का प्रश्न, तो इसलिए इसमें 5 पॉइंट लिखने बहुत ज़रूरी हैं। प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी पश्चिमी देशों के साथ हमारा संबंध कैसा रहा उसके बारे में लिखना है। देखिए, भारत का पश्चिमी देशों के साथ संपर्क बहुत पुराना है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, पूर्व और पश्चिम में इसकी अद्वितीय स्थिति के कारण ये भारी प्रभाव से अछूता नहीं रहा, यानी यहाँ पर बहुत सारे देशों के लोग समय समय पर आते जाते रहे हैं। इसीलिए भारत की मिश्रित संस्कृति में इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है कि देखिए, यूनान जो कि एक पश्चिमी देश है, यूनान ने स्थापत्य कला, वास्तुकला और विज्ञान में अपने योगदान द्वारा भारतीय संस्कृति को और समृद्ध बनाया है। और 5वां पॉइंट है कि पश्चिम एशिया के इस्लामी प्रभाव को गुंबद शैली और मीनारों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 जो कि एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है? यानी जब आप कन्याकुमारी में जाएंगे ना तो आपको दिन और रात की अवधि में ज़्यादा अंतर महसूस होगा ही नहीं, और कश्मीर में ये अंतर ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका क्या कारण है कि जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री उत्तर के आसपास स्थित है। अभी हमने ऊपर अक्षांशीय विस्तार पढ़ा है। वो भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक है। भूमध्य रेखा कितने पर होती है? 0 डिग्री पर होती है, और 8 डिग्री उसके नज़दीक है। तो भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक होने से ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पड़ता है। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? यहाँ दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इसके प्रत्येक दिन और रात की अवधि लगभग 12-12 घंटे की ही होती है। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं होता। यह उपोष्ण कटिबंध और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर यानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसलिए यहाँ दिन और रात के बीच की अवधि का जो अंतर है वो लगभग 4 घंटे हैं, और इसलिए कश्मीर में कन्याकुमारी की तुलना में ये ज़्यादा विशिष्ट है, यानी ज़्यादा हमें महसूस होता है। फिर 7वां प्रश्न, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है। कथन की न्याय संगत व्याख्या कीजिए। देखिए, ये जो शब्द आते हैं ना, न्याय संगत व्याख्या, इसका कुछ मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ ये बताना है कि हिंद महासागर को क्या महत्व मिला हुआ है। हिंद महासागर जो है ना वो भारत के केंद्र में स्थित है, तो हिंद महासागर के कारण भारत को क्या लाभ पहुंचा, आपको सिर्फ वही लिखना है। देखिए, हिंद महासागर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी तटरेखा भारत जितनी लंबी हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समुद्री मार्ग से यूरोप, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र व्यापार करने के लिए भारत से होकर ही गुजरते हैं, जिसका लाभ किसको होता है? भारत को होता है। और तीसरा पॉइंट कि इन सभी लाभों से भारत से जुड़ा होने के कारण भारत के नाम पर ही इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। अब है प्रश्न नंबर 8 जो कि एक स्रोत आधारित प्रश्न है और 4 अंकों का है, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे और ये बहुत आसान है। आपको करना कुछ नहीं है, निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो पैराग्राफ दे रखा है, जैसे हिंदी और इंग्लिश में आता है ना, ऐसे ही अब आपके सामाजिक ज्ञान में भी आएगा। आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और उसमें से ही प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं और उसका मतलब समझते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। देखिए, भारत का विश्व के जितने बहुत सारे देश हैं उनके साथ संपर्क बहुत बहुत पुराना है, और ये संबंध समुद्री जलमार्ग से नहीं होता था बल्कि भूमार्गों से, जो ज़मीनी मार्ग होते थे वहाँ से ये होता था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। जो पर्वत के बीच में दर्रे बने होते हैं, रास्ते बने होते हैं, वहीं से ये जो यात्री थे वो भारत आते जाते रहते थे। जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक तो ज्ञात ही नहीं था। ये आपको भी पता है कि 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक खोजी यात्री था, वही सबसे पहले उसने ही भारत तक का रास्ता ढूंढा था, समुद्री मार्ग ढूंढा था। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है।
भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशम प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। देखिए, क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इसलिए जो भारत की चीज़ें होती थी वो दुनिया के दूसरे देशों में जाती थी और दूसरे देशों का जो प्रभाव था वो भारत में आता था, और भारत के मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों और गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। तो अब आपको समझ में आया कि ये पैराग्राफ क्या है। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से किस यातायात के साधन का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता था? बताइए, जलमार्ग? नहीं। भूमार्ग? जी हाँ। वायुमार्ग भी नहीं और ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर है भूमार्ग, यानी वह ज़मीनी रास्तों से आते जाते थे। फिर दूसरा है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? तो देखिए, अभी ऊपर हमने समझा है ना कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई। फिर तीसरा प्रश्न है, भारतीय स्थापत्य पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया है? तो इसका उत्तर बहुत आसान है, ऊपर लिखा भी है, भारतीय स्थापत्य पर यूनानी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया है। और फिर आखिरी प्रश्न, प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए, कई सारी चीज़ें भारत से दूसरे देशों में जाती थीं, जैसे मलमल, जरी के वस्त्र, लोहे व इस्पात की वस्तुएं, तंबाकू, नील, शॉल, रेशम व रेशमी वस्त्र, गरम मसाले आदि। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और अब तो दवाई भी आ गई है, समय पर दवाई जरूर लगवाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।